5 साल काम और जिंदगी भर आराम। सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? लेकिन बिल्कुल सही सुना आपने, ऐसा पॉसिबल है। बताता हूँ कैसे। बात है 3 दोस्तों की, सत्यम, दीपक और नितिन। तीनों ही बड़े अच्छे दोस्त हैं और करंटली इनकी एज 20 साल है और जस्ट अभी अभी तीनों की जॉब लगी है। सत्यम एक मार्केटिंग कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है और उसकी सैलरी 20,000 रुपये है। दीपक एक ITI कंपनी में एम्प्लॉय है और उसकी सैलरी 15,000 है। जबकि नितिन अपने फादर के साथ बिजनेस हैंडल करता है, जो कि एक छोटी सी राशन की दुकान है। महीने का 30 से 40,000 तक उसे अपने बिजनेस से प्रॉफिट हो जाता है। अब इन सभी में सबसे ज्यादा मेहनत का काम सत्यम का होता है, क्योंकि वो सेल्स का काम हैंडल करता है, तो उसे दिन भर अलग अलग क्लाइंट से बात करनी पड़ती है और बॉस का दिया हुआ टारगेट कंप्लीट करना पड़ता है। कई बार काम इतना ज्यादा हो जाता है कि बॉस से बहस भी हो जाती है और सत्यम इस रोज की झिक झिक से परेशान आ गया था। सत्यम के पापा एक इन्वेस्टर है और इसलिए कई बार उसके फादर से उसके इन्वेस्टर दोस्त मिलने आया करते थे और कभी कभी ऐसा होता था कि जब सत्यम घर पर होता था तो वे उसी टाइम आ जाते थे। उसने काफी बार अपने फादर और उनके दोस्तों को इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बातें करते हुए सुना था और एक दिन क्यूरियस होकर उसने एक बार अपने फादर से पूछ लिया कि पापा, मुझे भी इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि इस वर्क लाइफ से मैं समझ गया हूँ कि कोई भी अमीर नहीं बन सकता। इस पर उसके पापा खुश होते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट की सारी नॉलेज वो अपने बेटे को ट्रांसफर कर देते हैं और उसे कुछ बुक्स के नाम बताते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करने से पहले इन सभी बुक को पढ़ लेना। और सत्यम ठीक वैसा ही करता है, लेकिन वो अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले वो ये बातें अपने दोस्तों को भी बताता है। तो उसकी बातें सुनकर दोनों दोस्त बोलते हैं कि 10 साल बाद हम होंगे या नहीं, इस बात की क्या गारंटी है। तू इन सब चक्रों में मत पड़। तो इन सब चक्रों में पड़ने से अच्छा है अभी प्रेजेंट लाइफ में ध्यान दिया जाए और पैसा कमाया जाए। सत्यम को थोड़ी निराशा होती है उनकी बातें सुनकर, लेकिन वो अपना मन नहीं बदलता और इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करता है। इसके लिए वो एक इंडेक्स फंड को सेलेक्ट करता है और उसमें एक 3,000 की SIP शुरू कर देता है और लगातार 5 साल तक वो अपनी इन्वेस्टमेंट को जारी रखता है। अब दोस्तों हम सीधा चलते हैं 5 साल आगे, जब तीनों दोस्त की एज 25 साल हो चुकी है। अब सत्यम ने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया। अब वो अपनी कंपनी से सेल्स एम्प्लॉय से सेल्स मैनेजर बन चुका है। उसकी सैलरी भी बढ़ चुकी है। सत्यम कोई भी सेविंग नहीं करता। अब वो अपने सारे पैसे अपने एंजॉयमेंट और अपनी हेल्थ लाइफ स्टाइल के ऊपर खर्च करता है। दीपक और नितिन की कमाई में भी इजाफा हुआ था, लेकिन वो अपनी फैमिली के खर्च और सेविंग करने में इतने बिजी हो चुके हैं कि उनके पास मंथ के एंड में सिर्फ 500 से 1,000 रुपए बचते हैं। उधर सत्यम कोई सेविंग नहीं करता और सिर्फ एंजॉय करता है। दोनों को यह बात बड़ी अजीब लगती है। दीपक नितिन से बोलता है कि यार, मुझे लगता है हमें भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए थी, सत्यम की तरह मौज कर रहे होते। इस पर नितिन थोड़ा भड़कते हुए बोलता है, तो तू भी उसी चक्कर में पड़ रहा है, यह सब फालतू है। सत्यम के पापा के पास बहुत पैसे हैं, जरूर वही देते होंगे उसे उड़ाने के लिए। यह बोलकर नितिन वहां से चला जाता है। लेकिन अब दीपक को भी समझ आ गया था कि इन्वेस्टमेंट की पावर क्या है और वो भी सोच लेता है कि सत्यम ने तो सिर्फ 5 साल की इन्वेस्टमेंट किया है, मैं 7 साल तक करूंगा, और वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देता है। अब दोस्तों सीधा चलते हैं 7 साल बाद, जब तीनों की एज 32 साल हो गई है। अब सत्यम और दीपक दोनों ही इन्वेस्टमेंट से फ्री हो चुके हैं और अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करते हैं। लेकिन नितिन आज भी उसी सेविंग और खर्चों के जाल में फंसा हुआ है। दोनों को देखने के बाद नितिन को समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। नितिन अगले ही दिन सत्यम के घर जाता है और उसे कहता है कि यार, तू सही था, मुझे भी तुम लोगों के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए थी।
मुझे लगता था कि मेरी मंथली इनकम इतनी अच्छी है तो मुझे इन्वेस्टमेंट करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन मैं गलत था। आज महीने के 50,000 रुपये से ज़्यादा कमाने के बाद भी मेरे पास अपने फ्यूचर के लिए एक भी रुपए की सेविंग नहीं है, क्योंकि सारे पैसे फैमिली की नीड्स और लोन में चले जाते हैं और महीने के आखिर में आज भी वही 2-4 हज़ार रुपये बचते हैं। लेकिन शायद अब तो मैं इन्वेस्टमेंट के लिए लेट हो चुका हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? तो उस पर सत्यम मुस्कुराता है और बोलता है कि चलो, तुझे समझ में तो आया कि तूने गलती की है। बहुत से लोगों को तो पूरी जिंदगी में इसके बारे में पता चल नहीं पाता। इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई राइट टाइम नहीं होता, बल्कि प्रेजेंट ही हमारा राइट टाइम होता है। तो तू आज से ही अपनी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर और मैं तुझे गाइड करूँगा जब भी तुझे कोई हेल्प चाहिए होगी। लेकिन क्योंकि तुमने इन्वेस्टमेंट लेट स्टार्ट की है तो तुम्हें बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करना होगा। सत्यम के समझाने पर नितिन को थोड़ा अच्छा फील होता है और वो सत्यम के बताए अनुसार नितिन भी अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करता है और पूरे 33 साल तक इन्वेस्टमेंट करता है। अब दोस्तों सीधा चलते हैं 33 साल बाद, जब तीनों की एज 65 साल हो चुकी है और तीनों की इन्वेस्टमेंट पूरी हो चुकी है, और देखते हैं सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा किसको मिला। इसे एक टेबल के जरिए समझते हैं, जिसमें सत्यम की 5 साल की इन्वेस्टमेंट, दीपक की 7 साल की इन्वेस्टमेंट और नितिन की 33 साल की इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करते हैं। अब मैं यहाँ आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट पर किसको मिला होगा। आप में से ज़्यादातर लोगों को लग रहा होगा कि ऑफ कोर्स नितिन ने सबसे लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया है तो उसे ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन दोस्तों सच आपकी सोच से कुछ अलग होने वाला है कि तीनों ने एक ही टाइप के फंड में इन्वेस्टमेंट की और तीनों को ही 15% का रिटर्न मिला। तो दोस्तों हम नितिन की 33 साल की इन्वेस्टमेंट देखते हैं। नितिन ने 33 साल में टोटल 11,88,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है और इसके रिटर्न में नितिन को मिले हैं 3,13,00,000 रुपए। अब बात करते हैं दीपक की। दीपक ने 7 साल में टोटल 2,52,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और इसको रिटर्न मिला है 4,46,000 का। लेकिन भले ही दीपक ने अपनी इन्वेस्टमेंट रोक दी हो, लेकिन उसने अपने पैसे विड्रॉ नहीं किए, जिस पर उसे कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता रहा और उसके पैसे साल दर साल बढ़ते रहे। और जब दीपक 65 साल का हुआ तो उसके यही पैसे 4,50,00,000 रुपए बन गए थे। और अब बात करते हैं सत्यम की। सत्यम ने 5 साल में टोटल 1,80,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, जो कि इन दोनों से आधे हैं। सत्यम को जो रिटर्न मिला है वह है 2,70,000 रुपए। लेकिन सत्यम ने भी अपने इन्वेस्टमेंट बंद जरूर की थी, लेकिन उन पैसों को विड्रॉ नहीं किया था और इसके भी पैसे साल दर साल कंपाउंड होते गए। और जब सत्यम 65 साल का हुआ तो उसे रिटर्न मिले 7,23,00,000 रुपए। दोस्तों है ना कमाल की बात। दोस्तों इसका रीजन है टाइम। नितिन ने क्योंकि लेट इन्वेस्टमेंट शुरू की, इसलिए उसे अपने इन्वेस्टमेंट पर कंपाउंडिंग का फायदा बहुत कम मिला। हालांकि रिटर्न उसे भी बाकी दोनों की तरह 15% का ही मिला। लेकिन सत्यम ने भी अपने इन्वेस्टमेंट को बंद जरूर किया था, लेकिन अपने पैसों को विड्रॉ नहीं किया था, जिससे जब वो 65 साल का हुआ तो उसका टोटल रिटर्न हुआ था 7,23,00,000 रुपए। इसमें क्योंकि टाइम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके पैसों को कंपाउंड होने का। दोस्तों इस स्टोरी से हमें कुछ लर्निंग मिलती है, जिसे एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले है कि जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए। एक इंसान जिसने भले ही कम अमाउंट के साथ इन्वेस्ट करना शुरू किया हो, वो हमेशा 2 कदम आगे ही रहेगा। और दूसरा इंसान जिसने लेट इन्वेस्टमेंट शुरू की हो, भले ही उसने ज्यादा अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू किया हो, पर फिर भी वो पीछे ही रहेगा। और बहुत से लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को बीच में ही छोड़ देते हैं। इसलिए सत्यम ने SIP की हेल्प से
अपनी इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटिक कर दिया। तो दोस्तों SIP जैसे बेहतरीन टूल्स का फ़ायदा उठाएं, और अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।